शहर की भीड़भाड़ में एक गली ऐसी थी जहां वक्त जैसे ठहर गया था। उसी गली के आखिरी मकान में रहती थी स्नेहा। 20 साल की, शांत और संकोची, पर उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरी बात चमकती थी। वो अपने पिता रघुवीर चौधरी के साथ रहती थी, जो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिनकी आवाज अब उतनी कड़क नहीं रह गई थी, पर नजरें अब भी अपराधी पहचान लेती थीं। एक रात अचानक मोहल्ले में खलबली मच गई जब पास की इमारत में रहने वाली नीलम आंटी की लाश उनके घर की छत से मिली। पुलिस आई, पड़ोसी इकट्ठे हुए और शक की सुई सब पर घूमी, लेकिन रघुवीर चौधरी जैसे शांत थे वैसे ही रहे, कुछ बोले नहीं। अगले दिन मोहल्ले में चर्चा थी कि नीलम और रघुवीर कभी बहुत करीब थे, लेकिन कुछ साल पहले एक झगड़े के बाद उन्होंने बात करना छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर मिश्रा ने जब जांच शुरू की तो उन्हें रघुवीर की पुरानी फाइल में एक केस मिला जिसमें नीलम के पति रमेश को चोरी के आरोप में रघुवीर ने जेल भिजवाया था, और वही रमेश कुछ महीनों पहले ही जेल से छूटकर लौटा था। मिश्रा को शक था कि हो न हो यह हत्या उसी पुरानी रंजिश का नतीजा है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तभी स्नेहा का व्यवहार अचानक बदलने लगा। जो लड़की खामोश रहती थी अब रात रात जागती थी, मोबाइल पर किसी से घंटों बातें करती और अक्सर बालकनी से नीचे देखती रहती। एक रात उसके कमरे से तेज आवाजें आईं। रघुवीर दौड़े तो देखा कि स्नेहा बेहोश पड़ी थी और हाथ में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैंने देखा उस रात पापा कहां गए थे, पर मैं चुप रही क्योंकि मां की मौत का सच मुझे अब समझ आया। पुलिस ने जब रघुवीर से पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने नीलम को छत पर बुलाया था। बहस हुई थी, लेकिन वो उसे धक्का नहीं देना चाहते थे। नीलम खुद लड़खड़ाकर गिर गई, पर उन्होंने किसी को बताया नहीं क्योंकि उन्हें लगा कोई यकीन नहीं करेगा। मिश्रा ने जब छानबीन की तो पाया कि छत की रेलिंग टूटी थी और वहां नीलम के जूते के निशान थे जो साबित करते थे कि वो खुद फिसली। लेकिन सवाल यह था कि अगर यह हादसा था तो रघुवीर ने छुपाया क्यों? अदालत में केस चला। रघुवीर को सबूत छिपाने के लिए 6 महीने की सजा हुई और स्नेहा उसी दौरान शहर छोड़कर चली गई। 5 साल बाद जब वो लौटी तो पत्रकार बन चुकी थी और उसने अपने पहले लेख में लिखा, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वो होता है जो हम कह नहीं पाते, और सबसे बड़ा अपराधी वो जो चुप्पी ओढ़ लेता है। उसके लेख ने टहलका मचा दिया और लोगों ने जाना कि हर कहानी का एक सच होता है जो अक्सर आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। स्नेहा का लेख शहर भर में चर्चा का विषय बन चुका था। कई लोग उसे बहादुर कह रहे थे तो कुछ उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे थे, पर स्नेहा जानती थी कि उसने जो देखा, जो सहा, वो उसकी लेखनी में अधूरा ही रह गया था, क्योंकि नीलम आंटी की मौत महज एक हादसा नहीं थी। उसमें एक परत और थी जो सिर्फ स्नेहा जानती थी, वो परत जो रमेश के लौटने से पहले की थी। जब एक रात स्नेहा ने छुपकर देखा था कि उसके पिता रघुवीर नीलम के घर के सामने घंटों खड़े रहे थे, जैसे किसी फैसले से जूझ रहे हों, और नीलम जो खिड़की से उन्हें देखती रही पर बाहर नहीं आई। स्नेहा को वो सब एक सपना लगता था, पर नीलम की मौत के बाद वो दृश्य उसे हर रात जगाता था। जेल से लौटे रघुवीर अब चुप रहते थे। वो पहले जैसे सख्त नहीं रहे। उनकी चाल में थकान और आंखों में पछतावा घर कर चुका था। स्नेहा अपने काम में व्यस्त रहती, पर हफ्ते में एक बार पिता से मिलने जरूर जाती। एक दिन जब वो पहुंची तो देखा कि रघुवीर घर पर नहीं थे। उनके कमरे की अलमारी खुली थी और उसमें एक पुराना खत रखा था जिसमें नीलम ने लिखा था, रघु, जो तुमने रमेश के साथ किया वो गलत था, पर मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है जो इस शहर में कम ही लोगों में है। अगर कभी मैं कुछ कहे बिना चली जाऊं तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ किया। खत पुराना था, स्याही थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, पर भाव इतने स्पष्ट थे कि स्नेहा की आंखें भर आईं। उसी दिन शाम को पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि रघुवीर को रेलवे ट्रैक के पास बेसुध पाया गया है। जब स्नेहा पहुंची तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं उसे नहीं बचा सका। नीलम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपना सच सोचता रहा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइल्ड स्ट्रोक आया है, अब वो चल नहीं पाएंगे। स्नेहा ने खुद को टूटने नहीं दिया। वो जानती थी कि उसके पिता का अपराध कानून में भले हल्का हो, लेकिन आत्मा में गहरा था। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ लेख नहीं लिखेगी, बल्कि उन कहानियों को सामने लाएगी जिनमें सच और झूठ की दीवारें मिलीजुली होती हैं। उसने अपने ब्लॉग का नाम रखा कसक, जिसमें पहला ही सीरीज था नीलम की चुप्पी। ये कहानी पूरे देश में वायरल हो गई और लोगों ने जाना कि एक हादसा सिर्फ मरा हुआ इंसान नहीं छोड़ता,
वो जिंदा लोगों के सीने में भी एक हिस्सा मार देता है। स्नेहा की कलम अब लोगों के घाव छूती थी और उसकी अपनी कसक हर शब्द में जिंदा रहती थी। और रघुवीर, जो अब एक व्हील चेयर पर थे, हर बार जब स्नेहा का लेख पढ़ते एक गहरी सांस लेते और बस यही कहते, काश मैंने उस दिन कहा होता। बस एक शब्द। रघुवीर अब व्हील चेयर पर थे और उनके शरीर की कमजोरी ने उनकी आत्मा को भी झकझोर दिया था। स्नेहा की आंखों में अब भी वही दर्द था जो उस दिन की रात उसने महसूस किया था जब उसने अपने पिता को नीलम की मौत के बारे में चुपचाप उदास होते देखा था। स्नेहा जानती थी कि उसे एक गलती के चलते न सिर्फ नीलम की मौत हुई थी, बल्कि रघुवीर का खुद पर विश्वास भी टूट गया था। लेकिन अब वो अपने पिता की मदद करना चाहती थी, उनके अपराध को सुलझाने के बजाय उसे समझना चाहती थी। एक दिन स्नेहा को अचानक एक पुराने दोस्त अजय का फोन आया। अजय, जो कभी रघुवीर का साथी रहा था, अब एक बड़े वकील बन चुका था। उसने स्नेहा से मिलकर कहा, तुम्हारे पिता के पास एक बड़ा राज्य है जो तुमने अब तक नहीं जाना। वो राज्य जो सिर्फ नीलम नहीं बल्कि पूरी मोहल्ले की खुशियां लूट चुका है। स्नेहा थोड़ी हैरान हुई क्योंकि अजय के शब्दों में कुछ गहरा था। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अजय ने फिर बताया कि रघुवीर और नीलम का रिश्ता सिर्फ उस एक केस से जुड़ा नहीं था, बल्कि उनका आपस में एक और गहरा संबंध था जो अब तक छुपा हुआ था। नीलम की शादी के बाद भी रघुवीर और नीलम एक दूसरे से मिलने आते थे और ये मुलाकातें सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक छुपा हुआ प्रेम संबंध थी। अजय ने यह भी बताया कि रघुवीर ने नीलम को धमकी दी थी कि अगर वो उनकी मुलाकातों के बारे में किसी से बोलेगी तो उसका जीवन खतरे में हो सकता है, और उसी डर ने नीलम को चुप रहने पर मजबूर किया। स्नेहा की आंखों में अब एक नया सवाल था, क्या ये सब सच था? स्नेहा ने अजय से और जानकारी जुटाई और उसने फैसला किया कि उसे खुद रघुवीर से इस बारे में बात करनी होगी। एक शाम जब रघुवीर अपने कमरे में बैठे थे, स्नेहा उनके पास गई और बिना किसी डर के पूछा, पापा, क्या नीलम आंटी के साथ आपका कोई और रिश्ता था? रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया और उनकी आंखों में एक नई घबराहट थी, पर फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। स्नेहा ने एक और सवाल पूछा, अगर कुछ ऐसा था तो फिर आपने ये सब क्यों छुपाया? क्या आपको डर था? रघुवीर ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक गलती पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। स्नेहा, नीलम के साथ मेरी मुलाकातें सिर्फ अफसोस नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा थी। लेकिन रघुवीर के चेहरे पर यह पछतावा अब देर से आया था। स्नेहा को यह समझने में देर नहीं लगी कि रघुवीर की चुप्पी अब एक अपराधी की चुप्पी बन चुकी थी जो कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर पाया था। स्नेहा ने उस रात फैसला किया कि अब वह अपने पिता की चुप्पी को नहीं सह सकती। उसने पुलिस को सारी जानकारी दी और यह केस फिर से खोला गया। लेकिन इस बार स्नेहा को समझ में आ गया कि एक अपराध का असल प्रभाव सिर्फ उस पर नहीं पड़ता जो उसे करता है, बल्कि उसकी चुप्पी और अनदेखी भी समाज पर भारी पड़ती है। इस केस ने न केवल रघुवीर की सजा को फिर से तय किया, बल्कि स्नेहा को भी एक नया रास्ता दिखाया। अब उसे सिर्फ अपराध को उजागर नहीं करना था, बल्कि उसे खत्म भी करना था। अंत में स्नेहा ने अपने लेखों के जरिए लोगों को यह समझाया कि अपराध किसी एक व्यक्ति की नहीं, समाज की जिम्मेदारी भी है। स्नेहा का ब्लॉग कसक अब एक आंदोलन बन चुका था जो हर उस व्यक्ति को आवाज दे रहा था जो समाज के अंधेरे पक्ष से संघर्ष कर रहा था। रघुवीर अब सजा भुगत रहे थे और स्नेहा अपने जीवन को नए दिशा में ले जा रही थी, जहां वह सिर्फ एक लेखिका नहीं बल्कि एक सशक्त आवाज बन चुकी थी जो किसी भी अपराध और अन्याय को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। स्नेहा ने अपने ब्लॉग कसक के जरिए समाज में एक हलचल मचाई थी और उसका नाम अब हर उस घर में था जहां इंसाफ की तलाश थी। लोग उसकी कहानियां पढ़ते और उन्हें खुद के दर्द और संघर्ष से जोड़ते थे। स्नेहा की कलम अब न सिर्फ एक आवाज थी बल्कि एक हथियार बन चुकी थी जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ा करती थी। लेकिन उसकी खुद की जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। रघुवीर के केस के बाद स्नेहा को एक और मामले का सामना करना पड़ा जो पहले तो सिर्फ एक सामान्य अपराध जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे स्नेहा ने इसे खंगाला उसे महसूस हुआ कि इसमें एक गहरा कनेक्शन था। वो एक दिन अपने घर पर बैठी थी जब उसे एक अनजाना फोन आया। फोन पर एक आवाज थी जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। स्नेहा जी, आपको कुछ नहीं पता। आपके पिता ने सिर्फ नीलम आंटी को नहीं बल्कि और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था।
स्नेहा के दिल की धड़कन बढ़ गई। कौन बोल रहा है? उसने पूछा। आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। मैं वो हूं जिसने आपके पिता की सच्चाई को देखा था। स्नेहा को यकीन नहीं हुआ। क्या यह सच है? क्या उसके पिता ने और भी अपराध किए थे जिन्हें उसने छुपा लिया था? उसने तुरंत उस आवाज से और जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट गई। अगले दिन स्नेहा ने पूरी छानबीन शुरू कर दी। उसे पुराने रिकॉर्ड्स और जांच फाइलों में कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी आंखें खोल दी। रघुवीर का नाम कई केस में आया था, लेकिन ये केस अब तक अदृश्य थे और इन्हें किसी ने जांचने की कोशिश नहीं की। थे इन फाइलों में एक केस था जिसमें एक लड़की रिया के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। रिया का शव एक पुराने होटल के कमरे में मिला था और पुलिस ने इसे एक साधारण हत्या मान लिया था, लेकिन स्नेहा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी छानबीन जारी रखी और आखिरकार उसे एक अहम सुराग मिला। रिया की हत्या के बाद रघुवीर ने उस केस को जल्दी बंद करने की कोशिश की थी। स्नेहा ने जब इस मामले की तहकीकात की तो उसे एक और हैरान करने वाला तथ्य मिला। रिया की मौत से ठीक एक हफ्ते पहले रघुवीर और नीलम दोनों उस होटल में एक साथ देखे गए थे जहां रिया की लाश पाई गई थी। यह सवाल स्नेहा के दिमाग में अब घूम रहा था से क्या रघुवीर का गुप्त संबंध नीलम के साथ था? क्या यह हत्या उन्हीं दोनों की थी? स्नेहा को अब यकीन हो गया कि उसका पिता एक बेहद खतरनाक शख्स था और नीलम भी इसमें शामिल थी, लेकिन उसे यह समझ में आ रहा था कि यह सब छुपाने के पीछे एक और बड़ा कारण था, रघुवीर और नीलम का एक खतरनाक गेम। रघुवीर का सारा जीवन, उसकी पुलिस सर्विस और उसकी प्रतिष्ठा, यह सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। स्नेहा ने पुलिस को सारी जानकारी दी और अब वो अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उसने फैसला किया कि वो न सिर्फ उस केस को सुलझाएगी बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाएगी, ताकि कोई भी अपराधी उसके सामने खड़ा होने से पहले 100 बार सोचे। जब पुलिस ने रघुवीर को फिर से गिरफ्तार किया तो उसे खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। वह एक बार फिर स्नेहा के सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप था, न कि गर्व। तुम सही थी स्नेहा, उसने कहा। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिली है और अब तुम उस अंधेरे को उजागर कर रही हो जिसे मैंने छुपाया था। स्नेहा ने बिना किसी डर के जवाब दिया, यह सिर्फ तुम्हारा अपराध नहीं है पापा, यह हमारी गलतियों का परिणाम है जो हर एक आदमी और समाज पर असर डालता है। अब हमें सबको इसका एहसास दिलाना होगा। रघुवीर अब सजा भुगतने जा रहे थे, लेकिन स्नेहा ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने पिता की सच्चाई का सामना किया और उसे स्वीकार किया, लेकिन उसने यह भी जाना कि एक इंसान की चुप्पी और छुपाया हुआ सच कभी भी समाज को शांति नहीं दे सकता। स्नेहा ने इस कहानी को एक किताब में बदलने का फैसला किया जिसका नाम था कसक। यह किताब एक गहरी सोच और आत्मज्ञान का परिणाम थी और यह समाज में एक नई चेतना की शुरुआत बन गई।